अब नेक्स्ट पॉइंट आता है साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप यानी कि R1 और R2 की बात हो रही है। R3 के बारे में डिस्कस करके जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच किए थे, अब क्या इसकी बात हो रही है R1 और R2 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा R1 एंड R2। तो यहाँ पे दोनों ही क्या हो गया हाइड्रोफोबिक ग्रुप। हाइड्रोफोबिक ग्रुप का मतलब क्या होगा नॉन पोलर। हाइड्रोफोबिक ग्रुप यानी कि नॉन पोलर ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा फिनाइल साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्साइल एंड साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल फिनाइल हाइड्रोक्साइल एंड साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, फिनाइल साइक्लोहेक्साइल एंड साइक्लोपेंटाइल। तो ये अगर जब अटैच होता है तो मोर पोटेंट फॉर द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। मोर पोटेंट फॉर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। R1 और R2 जैसे पिछले में हम लोग पढ़ रहे हैं डाइसाइक्लोअमीन में। ठीक है, फिप्रोपाइल क्या था डाइसाइक्लोअमीन था, और फिर दूसरा था प्रोसाइक्लाडिन। डाइसाइक्लोअमीन में भी दो साइकिल बने थे, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग था और एक साइक्लोहेक्सेन था। और इसमें क्या था प्रोसाइक्लाडिन में भी आपके क्या था दो बेंजीन ग्रुप अटैच थे। तो सेम थिंग यहाँ पे भी। ठीक है, तो जैसे उसमें प्रोसाइक्लोडिन में था आपका डाइसाइक्लोअमीन में था R1 R2 जगह पे हम लोगों ने क्या लगाया था फिनाइल है साइक्लोहेक्सिल है। ठीक है, साइक्लोपेंटीन है 5 मेंबर्ड हो या 6 मेंबर्ड हो, इसको अटैच करते थे तो इसकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की एक्टिविटी क्या होती इनहेंस होती थी। अब नेक्स्ट आता है कि अगर R1 R2 पे अमीनो अल्कोहल, इसी में बात हो रही है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप की बात है, साइक्लिक ग्रुप अगर लगाया तो ये हुआ। अगर अमीनो अल्कोहल ग्रुप को अटैच करते हैं अमीनो अल्कोहल तो क्या होता है R1 एंड R2 पे। तो क्या कार्बोक्सिलिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक सॉरी कार्बोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक R1 पे और R2 के बाद अमीनो अल्कोहल के साथ। ठीक है, अगर कार्बोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक अटैच करते हैं इस केस में भी क्या होती है इंक्रीज होती है एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी यानी कि एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी। R1 R2 पे जब हाइड्रोफोबिक ग्रुप लगाते हैं जैसे फिनाइल है साइक्लोहेक्सिल है साइक्लोपेंटाइल है तो भी एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी इनहेंस होती है। अगर वहां पे कार्बोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक को भी अटैच करते हैं R1 R2 की बात हो रही। ठीक है, तो वहां पे भी क्या होता है दोनों ही केस में एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है आपकी इनहेंस कर रही है, मोर पोटेंट है फॉर द एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी के लिए।
फिर इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि R1 और R2 दोनों ही क्या हो, एरोमेटिक हो। दोनों ही अगर R1 और R2 दोनों ही अगर एरोमेटिक होंगे, तो दोनों ही जब एरोमेटिक में, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, मोर पोटेंट फॉर एक्टिविटी। R1 R2 दो एरोमेटिक है, दोनों ही अगर एरोमेटिक होंगे तो क्या हो जाएगा, मोर पोटेंट फॉर एक्टिविटी। और अगर इन केस R1 हो गया आपका क्या, एरोमेटिक, एरोमेटिक, और R2 हो गया नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक में जैसे बेंजीन हो गया, और नॉन एरोमेटिक में हो गया आपका साइक्लोहेक्साइल। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्रोसाइक्लामीन, सॉरी प्रोसाइक्लाडीन। प्रोसाइक्लाडीन का एग्जांपल एक बेंजीन हो गया, एक साइक्लोहेक्सिल हो गया। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि लेस पोटेंट एंटागोनिस्ट होगा, लेस पोटेंट एंटागोनिस्ट, लेस पोटेंट एंटागोनिस्ट होगा। R1 R2 दोनों ही जब एरोमेटिक होंगे, दोनों ही एरोमेटिक होंगे, तो मोर पोटेंट होंगे फॉर द एक्टिविटी के लिए। बट दोनों में से अगर कोई एक एरोमेटिक होगा, यानी कि R1 एरोमेटिक हो गया, बेंजीन रिंग हो गया, R2 आपका नॉन एरोमेटिक यानी कि साइक्लोहेक्सिल या साइक्लोहेक्सिन हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि अगर एक उसमें से कोई एक एरोमेटिक होगा, तो उस केस में ये क्या होगा, लेस पोटेंट एंटागोनिस्ट की तरह ये वर्क करेगा। ठीक है, फिर से देखिए R1 और R2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर R1 और R2 में हम लोग जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप लगाते हैं तो भी एक्टिविटी इनहेंस करेगी, जैसे था फिनाइल ग्रुप, साइक्लोहेक्सिल ग्रुप, ठीक है, साइक्लोपेंटाइल ग्रुप लगाते हैं तो एक्टिविटी इनहेंस करेगी। और अमीनो अल्कोहल ग्रुप लगाते हैं, यानी कि कार्बोसाइक्लिक ग्रुप या हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप अटैच करते हैं, तो भी एक्टिविटी क्या होगी, इनहेंस करेगी। फिर अगर R1 और R2 दोनों ही आपका एरोमेटिक है तो भी एक्टिविटी इनहेंस करेगी। बट एक्टिविटी यानी सारे केसेस में एक्टिविटी आपकी इनहेंस करेगी, बट एक्टिविटी कहाँ खत्म हो रही है कि जब R1 और R2 में से कोई एक आपका एरोमेटिक रहेगा और एक नॉन एरोमेटिक रहेगा, उस केस में आपकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है कार्बन चेन के बारे में डिस्कस करते हैं। कार्बन चेन C R R1 R2 R3, ठीक है, R1 R2 R3, फिर X CH2 का होल N और कैपिटल N। तो इसमें क्या कार्बन चेन की बात हो रही है, यानी कि इसकी, ठीक है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, यहाँ भी नंबर ऑफ द कई सारे कार्बन है। इस कार्बन से इस कार्बन के बीच की यानी इस चेन की बात हो रही है कि कार्बन चेन, या तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये बनता है कि डिस्टेंस बिटवीन द रिंग सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एंड नाइट्रोजन, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, जो यानी कि अमीनो अल्कोहल, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में क्या होना चाहिए, शुड बी डिस्टेंस।
बाई कार्बन चेन। ठीक है, कार्बन चेन। फिर नेक्स्ट आता है कि पॉइंट की जो कार्बन चेन तो है पर उसकी लेंथ कितनी है, 2 4 3 5 कैसी। तो 2 से 4 अगर लेंथ है, अगर कार्बन चेन 2 to 4 कार्बन है, तो कार्बन लेंथ है, तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम एक्टिविटी हो जाएगी। अगर कार्बन चेन की जो लेंथ है 2 से 4, 2 से 4, ठीक है, 2 से अगर 4 कार्बन लेंथ है तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ऑप्टिमम हो जाएगी। ठीक है, अगर इथाइलिन यूनिट लगाते हैं, ठीक, अगर इथाइलिन को अटैच करते हैं तो यानी कि इथाइलिन का मतलब क्या हो गया, कार्बन तो कार्बन का। ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज एक्टिविटी। बट मोर देन 4 कार्बन, मोर देन 4 कार्बन, तो इस केस में क्या होगा, एक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। कहने का मतलब है कि जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो चेन लेंथ होगी, 2 से 4 के बीच में उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम 4 होना चाहिए। ठीक है, अगर इथाइलिन होता है यानी कार्बन नंबर आपका तो 2 हुआ तो इंक्रीज द एक्टिविटी, और अगर 4 कार्बन होगी तो उस केस में क्या होगी, इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होने लगी कंपेरिजन टू द 2 कार्बन चेन वाले में। ठीक है, लास्ट पॉइंट है ब्रांचिंग ऑफ बीटा कार्बन, यानी कि यहाँ पे इस कार्बन का नाम दिया गया है बीटा कार्बन, क्योंकि इसके आगे भी कई सारे कार्बन होंगे। ठीक है, एक कार्बन इसके आगे, क्योंकि हमको लेंथ कितनी हमारी 3 ही लेंथ चाहिए, 3 ही कार्बन चेन चाहिए, 3 या 4। तो इस सेकंड वाले को बीटा कार्बन अगर हम इसको रखते हैं और इसके आगे जो कार्बन होगा उसको कहेंगे अल्फा कार्बन। तो बीटा कार्बन पर अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बीटा कार्बन पर अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी कि अगर बीटा कार्बन पे हम चेन को बढ़ाते हैं, ब्रांचिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसे ग्रुप अटैच करते हैं नाइट्रोजन और बीटा कार्बन के बीच में चेन को बढ़ाते हैं, यानी कि बीटा कार्बन, यानी कि यहाँ से कोई भी सब्स्टिट्यूट को हम लोग जोड़ते हैं, या मिथाइल हुआ, इथाइल हुआ, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड को अटैच करते हैं बीटा कार्बन पे, यानी ब्रांचिंग चेन ऐड करेंगे तो जिससे क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी इनहेंस करेगा, और मॉलिक्यूलर वेट जब इनहेंस करेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा कि उसकी जो बायोलॉजिकली एक्टिविटी है, एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी है, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या ये कंप्लीट हो गया आपका एसएआर ऑफ द कोलिनर्जिक एजेंट। दोनों पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट एंड सोलेनेसी एल्कोलाइड रिएजेंट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है एसएआर ऑफ द कोलिनोलाइटिक एजेंट। थैंक यू।